आपलं सोलापूर डिजिटल मीडिया। और राष्ट्रवादी ने बार बार सिर्फ यही कहा था, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और बीजेपी शिवसेना को वोट मत दो वरना मोदी आ जाएगा। यानी हमको बी टीम बना दिए, इल्जाम तो लगाए, मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे, एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगयारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा, वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने ज़मीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। है शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, ना मंदलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है। कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर और इनके साथ नहीं आएगा तो कम्युनल? अरे तुम क्या दुकान चला रहे हो कोई नोटरी की कोर्ट के सामने के तुम स्टैम्प मार के दोगे तो सेकुलर हो जाएगा? शिवसेना के सेकुलर है? बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी, क्या शिवसेना सेकुलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मंदलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, और तुम जो फैसला करोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंदलिस को तुमने कम्युनल कह दिया। क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3 in 1 की सरकार, 3 मिल के सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में? मुख्यमंत्री है। बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था? शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला ये है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए।
अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? कब से फर्क पैदा हो गया? मगर ये लोग आकर हमारे जहनों को कैप्चर करके बैठे। मुसलमानों को बोलेंगे नहीं, क्या करें? अरे क्या करना है? तुम इख्तिदार से दूर रहो, कराओ इलेक्शन दोबारा, इतना दौलत तुम्हारे पास है ना। मगर नहीं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया गया, सेकुलरिज्म को दफना दिया गया। और सेकुलरिज्म की खबर पर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे अपने इख्तिदार का महल बनाकर यहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? ये तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं, हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई मोहल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन, और इसका जवाब दे, तो वैसी आ जाएगा। अब बोलो, देखो कितनी जमीन तुम्हारे पास है, जिरात की जमीन, एग्रीकल्चर जमीन, देही इलाकों में। मराठाओं के पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं है जिरात की, मराठाओं के 8.66% है जिनके पास एग्रीकल्चर की कोई जमीन नहीं है। कितने मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर की जमीन नहीं है? अच्छा, यहां कोई गांव से आया, कोई गांव में जमीन है तुम्हारी, है तो हाथ उठाओ, डरो मत, नहीं डरो। कितने? 1 2 जो गांव में जमीन है, जिरात की जमीन, कितने? खाली 4 हाथ उठे, वहां 5 6। अब आप, ये सही है ना? फिर 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास रूरल एरिया में, देही इलाकों में कोई जिरात की जमीन नहीं है, कोई जिरात की जमीन नहीं है। और हमारे मराठा भाइयों के पास 8.66%, उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन हमारे मराठा भाइयों के पास कितना है? 62.74%। और मुसलमानों के पास 10%। मुबारक हो, सेकुलरिज्म जिंदा है अभी, मुबारक हो तुमको। 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे। जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है, तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। और फिर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, हमारे मराठा भाइयों, 19% मराठा भाइयों के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर रूरल एरिया में लैंड है। मुसलमानों के पास कितनी? 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है महाराष्ट्र में? खाली 4.60%। 10 एकड़ 6% मराठाओं के पास है, मुसलमानों के पास कितने? 1.20। और फिर 10 एकड़ के ऊपर कितने मराठाओं के पास जमीन है? 2.70। मुसलमानों के पास 1% भी 10 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। मुबारक हो आपको मुसलमानों, खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर
ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को कांग्रेस वोट देते बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आप जाइए, ये कमेटी बता रही है, कमेटी कह रही है कि सालाना 25,200 जो मुसलमानों की आमदनी है वो सिर्फ 20% है। सालाना 25,200 रुपये, यानी जो 1,200 रुपये महीने कमाता वो महाराष्ट्र में 25% मुसलमान है। और जो 20% है, जो 25,000 से 2,000 और 50,000 के दरमियान में जो कमाता मुसलमान सालाना 12 महीने में, जो 25,200 से 50,400 कमाता वो 41% है मुसलमान। और जो 50,000 से 72,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो खाली 20% है मुसलमान। और जो 72,000 से 3,60,000 जो 12 महीने में कमाता वो सिर्फ 17% है। और जो 3,60,000 के ऊपर कमाता वो ओनली 0.36% है। मैं कहलाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब क्या है फिर? मैं कब तक इन घरों में रहूंगा? और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास? 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं सोते? कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास है। 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है। 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है। 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिए, अब तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? दिखाओ, मेरी जबान को तुम रोक नहीं पाओगे। ये जुल्म है मेरे मुसलमानों से, ये जुल्म है मुझसे। तुम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते मगर जुल्म क्यों कर रहे मुझ पर? क्यों जुल्म कर रहे मुझ पर? और आपको मालूम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप देखो, क्या एक मुसलमान आईएएस अफसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है। आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं। और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। आईपीएस ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% आईपीएस ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ तालियां।
28% है, उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी हमको नहीं देंगे। भारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी वो मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा आईएएस ऑफिसर है। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% आईपीएस ऑफिसर। आईएफएस कितने हैं मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? नो, जीरो है आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप अच्छा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस, मगर ये लोग अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तरफ तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। 48 घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए। अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं। तू मुख्यमंत्री, मैं डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब। और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं, दूध का धुलावा है, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मंजलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे ये गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मंजलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए। हर बात पे कहते हैं मजबूरी है। कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है? दिसंबर को चलो मुंबई का प्रोग्राम है, उसमें जरूर शिरकत करिए। अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए दुआ करिए। और मैं ये महाराष्ट्र की सरकार से कह रहा हूं, ये अमरावती में जो तबाही और बर्बादी हुई ठीक नहीं हुआ। क्या कर रहे थे हुकूमत आपकी? कैसा किसी दुकानों को जलाया गया? किसने किया ये? चाहे किसी मजहब के मानने वाले की दुकान हो, क्या सरकार चला रहे हैं तुम लोग? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता? तुमको नहीं मालूम था कि गड़बड़ होगी? किसने जुलूस निकाला वहां अमरावती में? दुकानों को तशद्दुद के जरिए बर्बाद कर दिया गया। मंजलिस हमेशा से तशद्दुद का, वायलेंस का कंडेम किया है, मगर यह सरकार की जिम्मेदारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था। अभी तो ये स्टार्ट लिया हूं, फिर आऊंगा, मैदान में जलसा होगा, इंशाअल्लाह आधी बात करेंगे पूरी। मगर आपसे गुजारिश है कि मैंने जिन इन अहम बातों का जिक्र किया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहां से फिक्र लेकर जाओ। याद रखो कि मुस्तकबिल आपका है, रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है। और महाराष्ट्र की सरकार, ये तीनों पार्टियों की सरकार अगर
ये सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी को मानते हैं, तो इनको महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। नागपुर के असेंबली के सेशन में बिल लाओ और महाराष्ट्र के मुसलमानों से इंसाफ करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।